मानव भूगोल किसे कहते हैं? इससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि मानव भूगोल की शुरुआत किस प्रकार से हुई। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी एवं पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो स्थलाकृतियां हैं, उन स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। तो फिर ये मानव भूगोल कहाँ से आया? जब केवल स्थलाकृतियों का ही अध्ययन है, तो मानव बीच में से कहाँ आया? लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ, तब समझा जाने लगा कि पृथ्वी को मानव से अलग नहीं किया जा सकता, और इसी कारण भूगोल को दो भागों में बांटा गया। तो भूगोल को दो भागों में बांटने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया था, वह बर्नहार्ड वारेनियस ने 1650 ईस्वी में किया, और उन्होंने भूगोल को दो भागों में बांटा। एक सामान्य भूगोल, जिसे हम प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल के नाम से जानते हैं, और एक विशिष्ट भूगोल, जिसे हम प्रादेशिक भूगोल या रीजनल ज्योग्राफी के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण है, वो इस प्रकार से बर्नहार्ड वारेनियस ने इसकी शुरुआत की, और उसके बाद धीरे धीरे भूगोल को दो भागों में बांटा गया। जहाँ हम भौतिक भूगोल की बात करते हैं, तो भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी के उद्भव की बात करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं, अंतर्जात बहिर्जात बल क्या होते हैं, किस प्रकार से वो वर्क करते हैं, वलन क्या होते हैं, भ्रंश क्या होते हैं, भू आकृतियां, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, इन सभी के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब हम मानव भूगोल की बात करते हैं, तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य और वातावरण के संबंधों की बात करते हैं। हम उस मानव की कला और कौशल की बात करते हैं। हम मानव की गुण, दोष, उसकी क्षमताओं की बात करते हैं। उनके जन्म, विवाह और संस्कार की बात करते हैं। भाषा, राजनीतिक, प्रशासन, धर्म, धार्मिक संस्थाएं, नगर, इतिहास, इन सभी का जो है हम अध्ययन करते हैं मानव भूगोल में। क्योंकि कहीं न कहीं जो उसका भूगोल है, जो उसकी पृथ्वी है, उसकी जो प्रकृति है, उसका प्रभाव मानव की इन सभी क्रियाओं पर पड़ता है। किसी भी प्रदेश के हम भौगोलिक परिस्थिति की बात करें, उच्चावच, जलाशय, जलवायु, वनस्पति, खनिज संपत्ति, मिट्टी, जीव जंतु इत्यादि क्रियाकलापों और आचार विचारों पर प्रभाव डालते हैं। यानी ये जितने भी जो स्थलाकृतियां हैं, वे किसी न किसी रूप में मानव की क्रियाओं पर प्रभाव डालती है, वह उसके आचार विचारों को बदलती है, उस पर किसी न किसी प्रकार का प्रभाव डालती है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है, और कहीं न कहीं वह खुद भी इससे प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से मानव और पृथ्वी के जो बीच का जो संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन इस मानव भूगोल की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसकी परिभाषाओं की अगर हम बात करें कि इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, तो इसकी परिभाषा जिस प्रकार से दी गई है, अस्थिर पृथ्वी, यानी पृथ्वी में निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं, उस पर कुछ न कुछ बदलाव निरंतर आ रहे हैं, और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, यानी पृथ्वी भी बदल रही है, तथा मानव भी कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन ला रहा है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में जो परिवर्तनशील संबंध है, उनका अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। ये परिभाषा कुमारी सैमपुल ने अपना अपना जो लेख है, अपनी जो पुस्तक है, भौगोलिक कारकों का वातावरण पर प्रभाव, ने 1911 में इस बात को कहा। वो कहती है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव, यानी अनरेस्टिंग मैन, तथा अस्थिर पृथ्वी, अनस्टेबल अर्थ के परिवर्तनशील संबंधों की व्याख्या करता है। मनुष्य जन्म से ही सक्रिय प्राणी है, और उसके जो क्रियाकलाप है, उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। वह अपनी आवश्यकताओं के लिए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी के असंख्य संसाधनों का शोषण करता है। धरातल पर मनुष्य की क्रियाएं कभी भी निष्क्रिय नहीं रही है। मनुष्य की ही भांति पृथ्वी भी स्थिर नहीं है। वह नित्य नए नए भौतिक परिवर्तन क्षण प्रतिक्षण वहां पर होते रहते हैं, और इन भौतिक परिवर्तनों का प्रभाव धरातल पर हमें दिखाई देता है। फिर भी इन परिवर्तनों के बीच मानव सक्रियता के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए क्रमशः विकास करता है। तो इस प्रकार से अस्थिर पृथ्वी और मानव के बीच जो परिवर्तनशील है, उन संबंध परिवर्तनशील जो संबंध है, उनका जो अध्ययन है, वो मानव भूगोल कहलाता है। इसी प्रकार से विडाल डी ब्लास ने भी अपनी जो पुस्तक है, प्रिंसिपल दी
ज्योग्राफिक हुमैन 1921 में मानव भूगोल के सिद्धांत, जिसे हिंदी में कहा जा सकता है, कहा है कि पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। तो इस प्रकार से बहुत एक बड़ी परिभाषा के रूप में मानव भूगोल को परिभाषित किया गया। तो इस प्रकार से मानव भूगोल की जो विभिन्न परिभाषा है, उन परिभाषाओं के आधार पर हम साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल एक ऐसा विषय है जहां कभी प्रकृति तो कभी मानवीय कारक प्रमुखता पाते रहे हैं। मानवीय क्रियाकलापों को नियंत्रित करने वाले मन मस्तिष्क को भी ऊंची दिशा देने में, प्रशिक्षित करने में पृथ्वी की जिम्मेदारी आ गई है, ताकि मानवीय चेतना का इस प्रकार से विकास हो कि वो पर्यावरण को निरंतर बनाए रखे और उसी के साथ अपना विकास करे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल कहाँ, कौन, क्या पाता है और कैसे पाता है का अध्ययन करता है। वो गेट्स, वेयर, व्हाट एंड हाउ, ये डेविड स्मिथ का कथन है। उन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच 1977 में इस बात को कहा। वो गेट्स, वेयर, व्हाट एंड हाउ। तो इस प्रकार से हम मानव भूगोल को परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न विचारकों ने अपने अपने मत दिए, लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान मानव भूगोल के संदर्भ में रहा है वह रहा है रेडजेल। रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में इनका विशद अध्ययन किया है और उनकी जो शिष्या है कुमारी सैम्पुल ने इन्हें आगे बढ़ाया है। रेडजेल कहता है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होता है। यानी यहाँ मानव भूगोल में जो भी चीजें पढ़ी जाती है या जो भी चीजें दिखती है, सभी वातावरण से संबंधित है। और वो जो वातावरण है वह स्वयं भौतिक भौतिक दशाओं का एक योग है। वह स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। तो इस प्रकार से इसको परिभाषित किया गया। फिर हम बात करते हैं कि इसका विशिष्ट क्षेत्र क्या होगा, किन किन चीजों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। तो हम बात करते हैं कि इसके अंदर हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। हम जनसंख्या के अंतर्गत हम मानव का अध्ययन करते हैं, मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं और विभिन्न रूपों में, जैसे कि प्रकृतिवाद, जिसे नियतिवाद कहा जाता है, संभववाद, पॉसिबिलिज्म, नवनीतिवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म, इस संबंध में हम दोनों के संबंधों की व्याख्या करते हैं। इसी प्रकार से हम विशेष क्षेत्र की बात करें तो उसमें दूसरा हम विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं कि मानव के इर्द गिर्द कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं और उसका किस प्रकार से मानव प्रयोग करता है, वह किस प्रकार इन संसाधनों में बदलाव लाता है और स्वयं भी किस प्रकार से प्रभावित होता है। सांस्कृतिक भूदृश्य का अर्थ है कि मानव ने आसपास के क्षेत्रों में, इस प्रकृति में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, मंदिर, मस्जिद, रेल लाइन, सड़कें, विभिन्न प्रकार की कह सकते हैं कि इमारतें, ये सब चीजें जो मनुष्य ने खुद निर्मित की है, वो सांस्कृतिक भूदृश्य है। उसके अंदर उसके रीति रिवाज, उसकी सभ्यता और संस्कृति भी शामिल है। इसी प्रकार से मानव भूगोल के अंतर्गत हम वातावरण समायोजन की बात करते हैं कि वातावरण के अंदर मनुष्य ने अपने आप को कैसे एडजस्ट किया। तो विभिन्न प्रजातियों की बात करते हैं, हम विभिन्न जनजातियों की बात करते हैं कि वो विभिन्न प्रकार के वातावरण में किस प्रकार के अपने आप को एडजस्ट करते हैं। इसी प्रकार से हम कालिक विकास की बात करते हैं, कैसे कैसे प्राचीन काल से लगाकर जब मनुष्य का जो उद्भव हुआ, वहां से लेकर आज तक मनुष्य ने किस प्रकार से अपने आप में बदलाव लाए हैं और किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाए। अब बात करते हैं कि इस चीज की शाखाएं आई, इसकी ब्रांचेज कितनी हैं। तो ब्रांचेज की बात करें तो हर एक ब्रांच जो मनुष्य से संबंधित है वह मानव भूगोल से संबंधित है। समाज बिना भूगोल से संबंधित हुए नहीं रह सकता। सामाजिक भूगोल की शाखा, सामाजिक भूगोल को भी हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। बिहेवियर ज्योग्राफी, मानव के व्यवहार और भौगोलिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। इतिहास का भूगोल पर क्या प्रभाव रहता है या भूगोल इतिहास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। चिकित्सा, विभिन्न मनोरम दृश्य या जो हिल स्टेशन होते हैं वो एक चिकित्सा का एक भाग होते हैं, तो वो मानव को प्रभावित करते हैं।
सामाजिक कल्याण का भूगोल, सोशल वेलफेयर ज्योग्राफी, समाज के कल्याण की भावना को भी इसमें ध्यान रखा जाता है। इसका भी अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं, यानी मानव भूगोल की ही एक शाखा सामाजिक भूगोल है। और मानव भूगोल की इस सामाजिक भूगोल वाली जो शाखा है उसमें हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से हम नगरीय भूगोल की बात करते हैं। अर्बन ज्योग्राफी, नगर कैसे बसे, नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से जो कारक है जो नगरों के विकास में सहायक रहे, नगर के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, नगर किस प्रकार से बसते हैं, इन सभी नगरों की क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानव और पृथ्वी दोनों से ही संबंधित है। इसी प्रकार से हम राजनीतिक भूगोल की बात करते हैं। पॉलिटिकल जियोग्राफी, इसके अंतर्गत हम सैन्य भूगोल, मिलिट्री जियोग्राफी एंड आपका निर्वाचन भूगोल, क्योंकि ये दोनों ही जो कारक होते हैं वो जमीन से संबंधित होते हैं। क्योंकि सीमाएं हो चाहे किसी क्षेत्र का परिसीमन करना हो, वहां पर भूगोल को जरूर देखा जाता है, इस प्रकार का जो क्षेत्र और कितना क्षेत्र इसमें शामिल होगा, इस प्रकार से विभिन्न जो सीमाएं तय की जाएगी। इसी प्रकार से हम जनसंख्या भूगोल की बात करते हैं, किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि, ग्रोथ, आवास भूगोल, मानव अपने निवास स्थान किस प्रकार से बनाता है, कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग करता है, विभिन्न क्षेत्रों में जो मकान बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग करता है, नगरों का पैटर्न किस प्रकार का है, अधिवास कैसे बसते हैं, दिखने में वो कैसे दिखते हैं, इन सभी का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार से इसकी एक महत्वपूर्ण शाखा जिसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहा जाता है, आर्थिक भूगोल। हम मानव भूगोल की इस शाखा में हम विभिन्न संसाधनों का अध्ययन करते हैं, संसाधनों के संरक्षण की बात करते हैं, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर के विभिन्न पैटर्न विश्व स्तर पर किस प्रकार से पाए जाते हैं। हम औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों की में जो विभिन्न जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका किस प्रकार से प्रोसेसिंग होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से पर्यटन भूगोल में विभिन्न विश्व में पाए जाने वाले जो पर्यटन स्थल है उनका भी हम अध्ययन इस आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यटन जो है वो भूगोल को प्रभावित करता है, स्थान का महत्व पर्यटन से काफी बढ़ जाता है। इस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, यातायात भूगोल के अंतर्गत हम यातायात के विभिन्न साधनों का और भूगोल का क्या संबंध है, तो इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। लास्ट हम बात करते हैं कि मानव भूगोल के सिद्धांत कौन कौन से। तो मानव भूगोल के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। इस संसार में हर एक जो प्रत्येक जो तत्व है पृथ्वी पर वो क्रियाशील है, उसमें किसी न किसी प्रकार का बदलाव आ रहा है। पार्थिव एकता का सिद्धांत, टेरेस्ट्रियल यूनिटी का सिद्धांत, ये सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला कोई भी तत्व अपने आप में अकेला नहीं है, वह स्वयंभू नहीं है, वह यूनिवर्सल नहीं है। वो कह सकते हैं यूनिवर्सल न कहकर हम कहें कि उसका अकेले का अस्तित्व नहीं है, बिना किसी दूसरे तत्व के एक तत्व का अस्तित्व नहीं है। सभी जो तत्व है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक में अगर किसी प्रकार की बढ़ोतरी होती है तो दूसरी में किसी न किसी प्रकार की कमी अवश्य ही होती है। और तीसरा जो सिद्धांत है वो है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट, एनवायरमेंट एडजस्टमेंट। संसार का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो पादप हो, वह किसी न किसी प्रकार के अपने वातावरण में रहने के लिए अपने आप को एडजस्ट करता है। वो परिवर्तन लाता है या परिवर्तन करता है, या फिर वो सामने को बदल कर अपना एडजस्टमेंट करता है या फिर खुद बदल कर एडजस्टमेंट करता है। किसी भी वातावरण की बात कर लें, चाहे किसी धरातल की बात कर लें, मनुष्य वहां पर रहने के लिए अपने आप में बदलाव लाता है। वह अपने शारीरिक संरचना में बदलाव लाता है, वह अपनी सभ्यता और संस्कृति में बदलाव लाता है और अपने आप को एडजस्ट करता है। और जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वो इस सभ्यता की जो दौड़ है उसमें पीछे रह जाते हैं। तो इस प्रकार से हम मानव भूगोल को इस प्रकार से पूर्णतः परिभाषित कर सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार की इसकी शाखाएं हैं और विभिन्न जो सिद्धांत है वो इस प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि मानव भूगोल का जो द्वैतवाद है वो किस प्रकार से स्थापित किया गया था, परिभाषाएं कौन कौन सी है, विशेष क्षेत्र की बात की। इसी के साथ हमने मानव भूगोल की विभिन्न जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के बारे में बात की, और इन शाखाओं के साथ साथ हमने मानव भूगोल के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।